स्वागत करता हूं मैं ओमराज सरदार आप सभी का आवाज़ इंडिया के उसी शो में जिसका नाम है आवाज़ आपकी। इस वक्त हम लोग नागपुर के उत्तर क्षेत्र में हैं। ये पंचवटी नगर का एरिया बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है। ये एनआईटी का प्लेग्राउंड है। चारों तरफ से फेंसिंग किया हुआ है प्लेग्राउंड है ये। और इस प्लेग्राउंड का पूरा दारोमदार एनआईटी के ऊपर है। साथ ही साथ ये एक बिल्डिंग जो एनआईटी ने काफ़ी साल पहले बना के रखी थी। जब हम यहाँ पर आके कुछ लोगों से बातचीत की, इसके बारे में जानने की कोशिश की, तो हमें पता चला है कि इस बिल्डिंग को एनआईटी ने एक लाइब्रेरी के तौर पर, लाइब्रेरी के लिए इस्तेमाल किए जाने के लिए इस बिल्डिंग को बनाया गया था। लेकिन हम लोग इसके पहले जब यहाँ पर आए, इस बिल्डिंग को सिर्फ और सिर्फ हमने खंडहर ही देखा है। इस बिल्डिंग में किसी तरह की कोई भी चहल पहल हमने आज तक नहीं देखी है। बिल्डिंग तो बनाई गई, लेकिन बिल्डिंग का इस्तेमाल अब तक नहीं हुआ। क्या वजह है? यहाँ पे कुछ लोगों से हम लोग मिलते हैं और उनको जमा करते हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि इस बिल्डिंग की आखिर स्थिति ऐसी क्यों है, और साथ ही साथ कोशिश भी करेंगे एनआईटी से संबंधित अधिकारियों से बातचीत करने की। आइए कुछ लोगों को ढूंढते हैं यहाँ पर। आप टीचर हैं? हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पर ये जो प्लेग्राउंड है और ये जो इमारत बनी हुई है, बच्चों का कहना है कि यहाँ पे लाइब्रेरी बननी चाहिए। आप इस बात से सहमत है? बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट सर, बननी ही चाहिए लाइब्रेरी सर। बिकॉज कैसे होता है कि यहाँ का जो सराउंडिंग है उसके यहाँ लाइब्रेरी नहीं होने की वजह से सारे बच्चे दूर दूर तक के जाते हैं और उतने दूर जाना वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। इफ़ इन द केस यहाँ पे लाइब्रेरी बन जाती है तो ये यहाँ के पूरे सराउंडिंग के बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और उन्हें नज़दीक पे रहेगा और उनके स्टडीज़ में हमको बेनिफिट भी मिलेगा सर। एज अ टीचर ये मेरा लुकआउट है। तो बननी ही चाहिए। बननी ही चाहिए सर। क्या नाम है आपका? आदेश दीवानंद मनवार। कौन से क्लास में हो? 9th स्टैंडर्ड। 9th में हो। यहाँ पर ये जो एक खंडर पड़ी इमारत है, यस। आप सब लोग यहाँ पर ये लाइब्रेरी शुरू हो इसके लिए जमा हुए हैं, यस है ना? हाँ। तो यहाँ पर लाइब्रेरी ही क्यों शुरू होनी चाहिए? यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बहुत से मोहल्ले है, आसपास में कोई लाइब्रेरी नहीं, यहाँ से बहुत दूर लाइब्रेरी है। हाँ। बच्चों को पढ़ने के लिए मिलेगा, शांति के माहौल में पढ़ाई करने के लिए मिलेंगी, बुक्स पढ़ने के लिए मिलेंगी और बहुत सी चीज़ें होंगी। तो उस वजह से आप लाइब्रेरी होनी चाहिए। यस। तो आप लोग अभी घर पे पढ़ाई उस तरीके से नहीं कर पाते हो, हाँ। तो आपको लाइब्रेरी की ज़रूरत है। यस। तो घर पे पढ़ाई नहीं हो पा रही है? हो पा रही है पर बराबर नहीं हो पा रही है। बराबर नहीं हो पा रही है। अच्छा, तो लाइब्रेरी अगर बन जाती है तो तकरीबन कितना समय आप पढ़ पाओगे लाइब्रेरी में? लाइब्रेरी में स्कूल से होने के बाद 2-3 आवर, 2-3 घंटा आपको मिल सकता है पढ़ने के लिए। अच्छा, आपका नाम क्या है? हमारा हर्षित अनिल शाहू। अच्छा, तो आप क्यों चाहते हैं कि लाइब्रेरी बने यहाँ पर? शांति, मतलब पढ़ने ढंग से घर में पढ़ने नहीं मिलता है, मतलब कुछ ना कुछ आवाज़ें प्रॉब्लम करती है, इसलिए लाइब्रेरी यहाँ पे बने तो अच्छा है हमारे लिए। और दूर भी है बहुत। यहाँ से आपका स्कूल कितना दूर है? ज़्यादा नहीं है, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर की दूरी पे, तो आप लोग यहाँ पर आसानी से आ सकते हैं। हाँ। तो इस प्लेग्राउंड का इस्तेमाल भी आपके स्कूल एक्टिविटीज़ के लिए होता है? हाँ। तो कल को अगर लाइब्रेरी बनती है तो यहाँ से आपको डिस्टर्बेंस नहीं हो पाएगा? नहीं, उस टाइम हमारा स्कूल अगर ऐसी सिचुएशन में रहता है तो सही है लाइब्रेरी के लिए। अच्छा, शांति रहेंगी, पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं जाएंगी। पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं जाएगा। क्या करते हो दोस्त? BCA फर्स्ट ईयर। BCA फर्स्ट ईयर। हाँ। तो यहाँ पे आसपास में लाइब्रेरी कहाँ है? है ही नहीं यहाँ पे आसपास में। कितने दूर जाना पड़ता है? 1-2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अच्छा। हाँ, यहाँ पे बननी चाहिए लाइब्रेरी। वैसे कुछ बच्चों को ट्यूशन वगैरह जाते हैं और कुछ बच्चे घर पे ही रहते हैं, टीवी वगैरह रहती है तो कुछ पढ़ नहीं पाते लोग, इसलिए बननी चाहिए। और ये प्लेग्राउंड में बनी तो और भी अच्छा है, क्योंकि कुछ बच्चे खेलेंगे और कुछ बच्चे पढ़ेंगे भी, दोनों में एक्टिव रहना चाहिए ना, इसलिए। लेकिन जो बच्चे खेलेंगे उनका डिस्टर्बेंस नहीं हो पाएगा फिर? नहीं, तो बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है ना, शाम के वक्त कौन खेलता है, तो शाम के वक्त तो पढ़ाई कर लेंगे ना, कुछ बच्चे खेल लेंगे, फिर थक गए फिर पढ़ाई वगैरह रहेंगे, तो साथ में ग्रुप स्टडी भी होती है लाइब्रेरी में। तो आई एम अपशा शेख। हमारी नेक्स्ट ईयर 10th की एग्ज़ाम है, तो ये बहुत पीसफुल जगह है, यहाँ पे अच्छी है पढ़ाई करना। हम लोग को बहुत दूर है लाइब्रेरी। हम लोग यहाँ पे अगर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है हमारे लिए। यहाँ पे शांति भी है, यहाँ पे अच्छी जगह भी है, हम लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पे। हाँ, आपका नाम बेटा? मेरा नाम माय नेम इज़ कशिश उमाटे एंड आई एम स्टडीइंग 9th स्टैंडर्ड। ओके।
यहाँ पर लाइब्रेरी बननी चाहिए, सारे बच्चों का कहना है, आप इस बात से सहमत हैं? Yes, that is good. This place is making library because every student study in this library and very peaceful and carefully and focusedly. तो यहाँ पर उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है लाइब्रेरी। Yes, that is most important. Library is here. यहाँ पे लाइब्रेरी बनेंगी तो वो ऑल स्टूडेंट के लिए अच्छा बेनिफिट्स हो गए और बहुत से स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होगा क्योंकि एवरी स्टूडेंट बहुत से स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करते हैं होम पे, लेकिन किसी किसी के घर पे सेल्फ स्टडी नहीं हो पाती, इसलिए यहाँ पे एक पीसफुल प्लेस होगी पढ़ाई करने के लिए और लाइब्रेरी पे सब आराम से और शांति से पढ़ पाएंगे क्योंकि हर स्टूडेंट के घर पे माहौल शांत नहीं रहता है ना। लेकिन हाँ, तो घर पे टीवी होता है और हाँ। बाकी सारी चीज़ें होती है, तो उस वजह से भी पढ़ाई नहीं हो पाती है। हाँ, तो आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पर लाइब्रेरी बने। हाँ। प्रेरणा उत्तम नगर धने। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए लाइब्रेरी और बहुत अच्छा आइडिया है क्योंकि हमें मतलब बहुत दूर जाना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए। जो मैं बहुत दूर रहती हूँ, मतलब यहाँ से वो बहुत आउटसाइड पड़ता है, तो मुझे बहुत दूर जाना है पढ़ने के लिए, तो इसके लिए बहुत अच्छा है। और ये लाइब्रेरी बनाने का आइडिया जो है बहुत अच्छा है क्योंकि हम लोगों के लिए, स्टूडेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि पीसफुल जगह में पढ़ाई करना चाहिए, तो बहुत अच्छी आइडिया। पिछले कई दिनों से आप इस विषय को पकड़े हुए कि यहाँ पर लाइब्रेरी बननी चाहिए। पहले तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के लिए आपने बहुत कुछ किया, कंस्ट्रक्शन हो गया, लाइब्रेरी के नाम से कंस्ट्रक्शन हुआ, लाइब्रेरी अब तक नहीं बनी, क्या वजह है उसकी? ये एक्चुअली कंस्ट्रक्शन तो इसका 12 से 15 साल पहले ही हुआ है, लेकिन नागपुर सुधा पन्नेस ने उस समय भी इसको हस्तांतरित नहीं किया था, किसी शासकीय संस्थान को चलाने के लिए नहीं दिया था, तो उसकी वजह से ये पूरे खंडर बन गई थी, जैसे कि वैसे रह गई। ये आप देख सकते हैं अभी भी क्रैक है यहाँ पे, तो इस तरीके से बहुत बड़े बड़े क्रैक हो चुके थे। फिर 2-3 साल से मैं नागपुर सुधा पन्नेस को पत्र व्यवहार करते हुए आया और उनसे लड़ना पड़ा, आखिर लड़ना पड़ा इस अधिकार के लिए, शिक्षा के अधिकार के लिए। तो नागपुर सुधा पन्नेस ने 15 लाख रुपए कुछ महीने पहले रिपेयरिंग के लिए दिए और वो बाय प्रोसेस उसका टेंडर वेंडर हुआ, ठेकेदार अलॉट हुआ, उसके लिए ठेकेदार ने उसकी रिपेयरिंग वगैरह की। लगभग 2 या 3 महीने पहले इसका रिपेयरिंग का काम पूरा हो चुका है और 2-3 महीने से मैं लगातार नागपुर सुधा पन्नेस के माननीय सभापति सूर्यवंशी साहब इनसे मिलते हुए आ रहा हूँ। उनको पत्र व्यवहार किया कि अभी तो ये बन गई है, फिर से इसको खंडर मत बनाओ और इसको कौन सी शासकीय संस्थान को आप हस्तांतरित करो जिससे वो शासकीय संस्थान इसको चलाए और यहाँ के जो गौर गरीब बच्चे हैं, जो एक तो ये पूरा एरिया स्लम एरिया है, यहाँ पे 10 बाय 20 की 10 बाय 10 के कैसे मकान बना के लोग रहते हैं और उस मकान में माँ बाप, भाई बहन, टीवी ये सब चलता रहता है, उससे उनको डिस्टर्ब होता है पढ़ाई के लिए। तो मैंने उनको ये बात समझाया और उनको बोला कि इसको जल्द से जल्द हस्तांतरित करके इसको चालू करो। तो सबसे पहले तो सभापति साहब ने मेरे को ये बोले थे कि ये जगह तो बोले नागपुर सुधा पन्नेस की है, तो हम किसी को क्यों दे। तो मैंने बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खुद चलाइए, नागपुर सुधा पन्नेस खूब चलाए, अच्छी बात है, आपकी जगह आप खुद चलाएंगे तो वो बहुत बढ़िया बात रहेगी। तो उसके बाद में उनने कुछ नहीं किया। उसके बाद में लगभग 2 महीने के बाद में फिर मैंने लेटर लगाया और ये पहला लेटर मैंने दिया हूँ 19/5 को, ये पहला लेटर दिया मैंने और उसके ऊपर उन्होंने बोले कि ये नागपुर सुधा पन्नेस की जगह है तो हम किसी को क्यों दें। और उसके बाद में फिर मैंने 2 महीने इंतज़ार करने के बाद में फिर एक लेटर नागपुर सुधा पन्नेस को दिया, ये वाला, और उनसे मिला। उसके साथ में, ये लेटर के साथ में आजू बाजू के जितने स्कूल के बच्चे स्टूडेंट्स हैं उनके सबके साइन करके दिया मैंने। ऊपर से आजू बाजू में जितने प्रभाग है वो सब प्रभाग के आजी माजी नगर सेवक है, कुछ संस्थाएं हैं यहाँ के आजू बाजू में जो काम करते हैं, तो उनको मैंने उनके भी साइन लेके ये सब मैंने दिया उनको, नागपुर सुधा पन्नेस को। लेकिन अब ऐसा हो गया कि नागपुर सुधा पन्नेस बोल रही है कि उन्हें एक ऐसा आदेश दिया है, पारित किया है उत्तर नागपुर डिवीज़न नागपुर सुधा पन्नेस को
कि जो लाइब्रेरी है उसको पालक तौर पे दिया जाए, जिससे उनको आवक हो जाए, मतलब नागपुर सुधार प्रन्यास को कुछ आवक हो जाए। और तो कहीं वो तो भी मतलब नागपुर सुधार प्रन्यास का कहना ये है कि हमारे पास पैसे की कमी है, हाँ। उस वजह हम लोग किसी को हैंड ओवर करते हैं और उससे हमें कुछ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम शुरू हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल। तो मेरा कहना ऐसा है कि आपने तो अभी शासन ने महाराष्ट्र सरकार ने 22 से 27 हज़ार स्कूलें पूरे बंद करके रखा है, नगर परिषद के, जिला परिषद के, ये महानगर पालिका के, उस और उसको वो शिक्षा को इन लोगों ने प्राइवेट में कर दिया है, खासगीकरण कर दिया शिक्षा का। आज सामान्य बच्चा वहाँ पे पढ़ नहीं सकता प्राइवेट स्कूलों में, तो आप क्या लाइब्रेरी का भी उसी तरीके से प्राइवेटाइजेशन करने में तुले हो क्या? तो अगर आप प्राइवेटाइजेशन करने में तुले हो तो आप एक जाहिरनामा कर दीजिए कि हम नहीं जाएंगे ना, अपना समय क्यों गवाएंगे कि भैया हमारे बच्चों को लाइब्रेरी दो, बराबर है ना? तो आप जाहिर कर दीजिए, हम कम से कम अपना समय तो बचेगा। तो वो ऐसा है वो। इसके ऊपर नागपुर सुधार प्रन्यास का कहना क्या है, एनआईटी का कहना क्या है? एनआईटी का कहना है कि हम इसको पालक तौर पर देंगे। और मेरा जब आपने ये लिखित तौर पर उन्हें ज्ञापन दिया, हाँ। उस वक्त उनका कहना क्या था? इस ज्ञापन को लेकर उनसे कुछ बातचीत हुई? हाँ, सभापति साहब से बातचीत हुई तो उनने सबसे पहले तो ये बोले थे कि हम खुद चलाएंगे, मतलब नागपुर सुधा प्रन्यास की जगह होने की वजह से हम नागपुर सुधा प्रन्यास के ही लोग चलाएंगे। तो मैंने ठीक है बोला, मैंने बोला आप चलाइए। लेकिन कुछ महीनों बाद सभापति साहब डिवीज़न जो है उत्तर नागपुर, इनको आदेश देते हैं कि आप पालक तौर पे ये लाइब्रेरी को दो। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों के फ्यूचर से खेलने का एक बहुत बड़ा यहाँ पे सवाल उठता है। यहाँ के आजू बाजू के 10-12 स्लम के एरिया है, स्लम एरिया है, वो बच्चे जाएंगे कहाँ पढ़ने के लिए? और ये इतनी बड़ी लाइब्रेरी बनाए किस लिए? बराबर है। अगर आपको लाइब्रेरी चलाना नहीं था तो बनाए क्यों? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। देखिए ना, इसके ऊपर सामान्य प्रश्न, ये जो है समाज कल्याण विभाग जो है, उनका कहना क्या है? समाज कल्याण विभाग को भी मैंने लेटर लगाया था इस बारे में, लेकिन समाज कल्याण ने यही बोला था कि जब तक नागपुर सुधा प्रन्यास हमारे को हस्तांतरित का लेटर नहीं देते तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और एक हिसाब से वो ठीक है, क्योंकि ये जगह ही नागपुर सुधा प्रन्यास की है, तो जिसका घर वही अगर बोले तो कोई भी वहाँ पे। तो मसलन मसला अभी लटका हुआ है, ना तो नागपुर सुधार प्रन्यास काम कर रही है बराबर। और ना ही किसी और को करने दे रही है। बिल्कुल, नागपुर सुधा प्रन्यास खुद काम नहीं कर रही और दूसरे को काम करने नहीं दे रही है। अच्छा, इस संबंध में आपने कुछ आरटीआई वगैरह लगाया है? हाँ, मैंने आरटीआई लगाया हूँ, 2 आरटीआई लगाया हूँ कि मेरे जो मैंने दिया हूँ जो लेटर कि ये लाइब्रेरी का हस्तांतरण शासकीय संस्थान को ही किया जाए, तो उसके बाद में उनने जो डिवीज़न को भेजे, तो उसके लिए मैंने ये माहिती का अधिकार लगाया, आरटीआई लगाया कि हमारा लेटर का क्या हुआ। हमने जो 2 लेटर दिए आपको हस्तांतरित करके जल्द से जल्द चालू करे, तो इसके लिए क्या हुआ, ये 2 माहिती का अधिकार लगाए। लेकिन एक तो पहले लगा चुका हूँ मैं 1-1.5 महीने पहले, उसका कोई जवाब नहीं आया, तो 1 महीने फिर लगाया, अभी उसका जवाब आने में समय है। उसका जवाब आने में समय है अभी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्थिति कुछ ऐसी है कि नागपुर सुधार प्रन्यास ने एक बिल्डिंग तो बना ली है, लेकिन उस बिल्डिंग के ऊपर अभी तक किसी तरह से कोई काम नहीं किया गया। बीच में जब बिल्डिंग की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो गई थी, तो फिर एक बार टेंडर निकाल के 10-15 लाख का खर्चा करके फिर एक बार उस बिल्डिंग को सुधारा गया, लेकिन फिर भी उस बिल्डिंग का इस्तेमाल किसी भी तरीके से कुछ नहीं हो रहा है। क्या लोगों का पैसा सिर्फ इस तरह की इमारतें बनाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा, या फिर वाकई में वहाँ पर लोगों के उपयोग में लाने के लिए कुछ चीज़ें बनाई जाएंगी? बहुत बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ दोस्तों रुकते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जुड़ रहे हैं आवाज़ इंडिया के साथ।